हेलो साथियों, जय हिंद। देखिए, उत्तर प्रदेश जो राज्य लेखपाल की भर्ती है उसमें हिंदी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो उसमें जो सिलेबस में दिया हुआ है संधि, आज हम उस चैप्टर को कवर करेंगे। इसको हम 2 या 3 वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में पढ़ा देंगे। आप सभी लोग जो है इसको आसान भाषा में पढ़ाएंगे, आप लोग एकदम आसानी समझ सकते हैं संधि क्या है। घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। समझ में नहीं आता है कि जो बच्चे हिंदी पढ़ सकते हैं और चाहे वो शब्द का उच्चारण कर सकते हैं, तो वो संधि से क्यों डरते हैं? क्योंकि संधि की शुरुआत कहाँ से होती है? शब्दों को जब पास बोला जाता है, उनके बोलते समय ही थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। इसी को विद्वानों ने संधि नाम दे दिया है। ठीक है, जैसे संधि शब्द का मतलब ही है जोड़ अथवा जुड़ना। संधि शब्द का मतलब है जोड़ अथवा जुड़ना। जब दो शब्द बिल्कुल पास पास आते हैं, दो शब्द बिल्कुल पास पास आते हैं, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ड मतलब अक्षर कह सकते हैं, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड, दोनों जब मिल करके एक तीसरे वर्ड का निर्माण कर देते हैं, तो शब्दों के यानी वर्णों के इस मेल को ही संधि कहते हैं। जैसे अगर हम मानते हैं दिन, एक शब्द है दिन और एक शब्द है ईश, दिन ईश। अब इसको अगर हम पढ़ें तो इसका उच्चारण हमको हो जाता है दिनेश। क्या जाता है? दिनेश। तो दिन और ईश जब मतलब परस्पर साथ में आते हैं, पास में आते हैं, तो ना में छोटा आ छिपा हुआ है, ये आ, और एक ईश, ये दोनों मिलकर के परस्पर ए का निर्माण करते हैं। यानी वर्ड कौन सा निर्मित हो जाता है? ए। तो वर्णों के इस मेल को ही संधि कहते हैं। समझ में आई बात? अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? तो अगर देखा जाए मोटी मोटा मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हमने जो पहले लाइन में बताया है कि वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं, इसी को ध्यान में रखिए। जो दो वर्ण मिल रहे हैं, अगर दोनों के दोनों स्वर होंगे तो वहां पर स्वर संधि होगी। कुछ कठिन नहीं है, याद रखना। स्वर संधि किसे कहते हैं? जब मेल करने वाले दोनों वर्ड स्वर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? स्वर संधि कहलाएंगे। इसके बाद जब दोनों वर्णों में से कोई भी एक व्यंजन होगा तो वहां पर व्यंजन संधि होगी। और विसर्ग संधि, विसर्ग के नाम से ही जाहिर है कि जब संधि होने वाला वर्ड विसर्ग में होता है तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। जैसे नि और प्लस मम, यहाँ पर हमने देखा विसर्ग है, तो विसर्ग जो है परिवर्तित हो जाता है आर में, तो इसका हो जाता है निर्मम। इसका हो जाता है निर्मम। तो यहाँ पर कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। तो हम बारी बारी से तीनों संधियों का अध्ययन करेंगे और एकदम डिटेल में, ताकि जो है आपको कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला दीर्घ संधि। देखिए, दीर्घ स्वर संधि भी कभी कभी इसको कहा जाता है, दीर्घ स्वर संधि, ताकि याद रहे कि ये स्वर संधि के अंतर्गत जाता है दीर्घ संधि। तो जैसा कि आप लोगों ने स्लाइड में देख ही लिया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसको समझते हैं हम। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। अगर देखा जाए दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो स्वरों में आप लोगों ने देखा होगा, स्वर में जैसे अ, आ, ई, तो एक लघु है, एक दीर्घ है। लघु को ह्रस्व भी कहते हैं। एक लघु है, एक दीर्घ है। तो जब दो वर्णों में संधि होती है और फलतः दीर्घ ही आता है, तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। जैसे अगर हम देखें अ प्लस अ, यानी किसी शब्द का अंतिम वर्ड भी अ हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ड भी अ हो, तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये परस्पर बड़ा ही बनेगा, यानी दीर्घ ही बनेगा। तो इस प्रकार संधि जहां पर होती है वहां दीर्घ संधि होती है। जैसे अगर हम देखें
राम प्लस अवतार। इसमें और याद रखिएगा ध्यान से कि जो दीर्घ संधि होती है इसमें समान वर्ण आते हैं, ठीक है, समान वर्ण आते हैं। तो राम धन अवतार। अब इसमें अ कहां पर है? किसी भी अक्षर में स्वर छिपा होता है, बिना स्वर के कोई वर्ण उच्चारित नहीं हो सकता। तो म में छोटा आ छिपा हुआ, राम। हम म कितना भी धीरे से बोलेंगे इसमें आ की ध्वनि छिपी ही रहती है, इसलिए इसमें अ है। इसमें क्या है? अ है। इसमें छोटा आ पहले से ही है, तो जब इसको हम संधि में करते हैं राम अवतार, रामावतार हो जाता है। क्या होता है? रामावतार। यही है दीर्घ संधि, ठीक है। अब आ वाला हो गया, ई का देख लेते हैं। जैसे गिरी प्लस ईस। अब देखिए छोटी ई इसमें भी है, यहाँ पर बड़ी ई है, तो हम कह सकते हैं यहाँ इधर छोटी ई है, मात्रा है छोटी ई की, इधर मात्रा है बड़ी ई की, यानी खुद बड़ी ई है, यहाँ पर खुद बड़ी ई है, यानी दो तरफ ई है, तो हमेशा दीर्घ ही होना है, तो बन जाता है गिरीश, बन जाता है गिरीश। तो क्या हो जाएगा? लास्ट में बड़ दीर्घ ही होगा। हमने अ वर्ड को देख लिया, ई वर्ड को देख लिया, लघु और दीर्घ दोनों रहेगा, तब भी हमेशा दीर्घ ही होगा। अब देखते हैं उ वाला। जैसे वधु उत्सव, इसका जाता है वधु उत्सव, यानी हमेशा दीर्घ होगा। यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहाँ पे छोटा ऊ है, ये हमेशा होगा बड़ा ऊ, यानी इसको हम बड़ा ऊ या इस तरह से करें चाहे इस तरह से करें, ठीक है, यानी हमेशा दीर्घ ही होगा, चाहे लघु रहे चाहे दीर्घ रहे, आगे पीछे कहीं भी, लेकिन समान वर्ण होना चाहिए। दीर्घ संधि में ये होता है, समान वर्ण होना चाहिए।